नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आइए आपको सुनाते हैं कि प्रियंका गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। और वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कल तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। और वहीं मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रियंका ने सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया और साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है। और वहीं आपको बता दें कि अब यूपी के लखीमपुर खीरी में गाड़ी के निचले बता दीजिए। आज प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए हैं। उनकी पुलिस के आला अफसरों के साथ एक कॉन्फ्रेंस है। इस विषय में मैंने उनको एक पत्र लिखा है। आपके माध्यम से मैं उस पत्र को देश और प्रदेश के सामने रखना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत। कल आपने 3 काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था संभालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।
और वहीं आपने सुना कि प्रियंका गांधी सरकार से सवाल कर रही थी और फैसले का स्वागत भी किया और साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि अब यूपी के लखीमपुर खीरी में गाड़ी के नीचे कुचलकर मरने वाले किसानों के परिवार को भी न्याय मिले। और वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि सरकार ने नए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया, जिसे लेकर पिछले साल से किसान प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से घर लौटने की अपील की थी। और वहीं इसको लेकर प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कानून जो वापसी लिए उसका स्वागत किया और किसानों को न्याय दिलाने की मांग की है। और वहीं जनता से भी उन्होंने पीएम मोदी ने माफी मांगी थी। और वहीं प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी हिंसाकांड में जो किसान मारे गए थे उन्हें न्याय मिले और उन्हें आर्थिक मदद मिले उसकी भी मांग की है। और वहीं बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले कुछ दिनों के लिए अपने पद की पावर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सौंपेंगे। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन कोलोनोस्कोपी के लिए एनीस्थीसिया लेने वाले हैं, जिसके चलते वो अपनी पद की पावर कुछ समय के लिए कमला हैरिस को सौंपेंगे। और व्हाइट हाउस की ओर से इस जानकारी को साझा किया गया था और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने इस बारे में बताते हुए कहा कि शुक्रवार को जो बाइडेन कमला हैरिस को अपनी पावर सौंप देंगे। और उन्होंने आगे कहा कि वो बाइडेन अपने इलाज के लिए एनीस्थीसिया लेंगे और वहीं एनीस्थीसिया के प्रभाव से बाहर आने तक कमला हैरिस के पास राष्ट्रपति पद की ताकतें रहेंगी। आपको बता दें कि हाल ही में राष्ट्रपति बाइडेन और कमला हैरिस के बीच टकरार की बातें सामने आई थी और हैरिस के स्टाफ के मुताबिक उन्हें साइडलाइन किया जा रहा था। और वहीं बाइडेन की टीम का कहना था कि हैरिस अमेरिका की जनता के साथ खेल रही है। और वहीं बीते महीनों में बाइडेन के मुकाबले हैरिस की अप्रूवल रेटिंग भी बेहद गिरी थी और ऐसे में बातें सामने आ रही थी कि हैरिस को उपराष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है, लेकिन अब बाइडेन की कुछ समय के लिए उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो उपराष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। पीएम मोदी आज और कल यानी 21 नवंबर को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में डीजीपी और आईजीपी के 56वें सम्मेलन में भाग लेंगे और शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था और आज और रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे और उनके आदेश पर पहली बार यह सम्मेलन हाइब्रिड तरीके से हो रहा है और जिसके लिए देश भर के करीब 100 सीनियर आईपीएस अफसर लखनऊ पहुंचे और जबकि करीब 150 अफसर वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख लखनऊ में कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होकर भाग लेंगे और जबकि आमंत्रित व्यक्ति एसआईबी मुख्यालय में 37 विभिन्न स्थानों से वर्चुअल तौर पर इसमें भाग लेंगे और सम्मेलन में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी में उभरते रुझान, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और पीएम मोदी ने साल 2014 से डीजीपी सम्मेलन में गहरी दिलचस्पी ली है और पहले की प्रतीकात्मक उपस्थिति के विपरीत वे सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेकर स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चा को प्रोत्साहित करते, जिससे शीर्ष पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीति निर्धारण और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को जानकारी देने का अवसर मिलता है। और पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार 2014 से वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया, जिसे परंपरागत रूप से दिल्ली में आयोजित किया जाता था और इसमें साल 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है जिसे वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था। और सम्मेलन को 2014 में गुवाहाटी में और 2015 में डोडो कच्छ की खाड़ी और 2016 में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी और हैदराबाद में और 2017 में बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर और 2018 में केवड़िया और 2019 में IISER पुणे में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण अब काबू में और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को कोविड-19 के 30,000 मामले सामने आए और वहीं 0.05% की पॉजिटिविटी दर के साथ दिल्ली में 0 मृत्यु दर्ज की गई है और राजधानी में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या
14,40,605 थी और इनमें से 14.15 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और वहीं दिल्ली में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 25,095 है। और वहीं आपको बता दें कि इस महीने शहर में अब तक कोविड-19 से 4 मौतें हुई हैं और 12 नवंबर को 2 और 14 नवंबर और 15 नवंबर को 1-1। और दिल्ली में अक्टूबर में संक्रमण से 4 और सितंबर में 5 लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में ये कहा गया कि एक दिन पहले संक्रमण का पता लगाने के लिए कुल 56,689 टेस्ट और 46,930 आरटी-पीसीआर टेस्ट और 9,759 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। और आपको बता दें कि गुरुवार को 0.08% की सकारात्मकता दर के साथ कुल 47 ताजा कोविड मामले दर्ज किए गए थे। और दिल्ली मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 1,544 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी भी दी थी। और वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाल ही में कहा था कि चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है और शहर में महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए कोविड-19 रोगियों के लिए समर्पित 37,000 बेड स्थापित किए जा रहे हैं। साउथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम ने हाईटेक लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश किया और पुलिस ने इस गैंग के पास से चोरी की गई 21 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है और 4 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया। और पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना शारिक हुसैन उर्फ सट्टा है, जो दुबई से गैंग को ऑपरेट कर रहा था और ये गैंग मणिपुर, मेरठ और इंदौर में सक्रिय था। और पुलिस ने कार चोरी के आरोप में आबिद, जॉनसन, आशिफ और सलमान को गिरफ्तार किया। और गाड़ियों की बरामदगी के बाद लाजपत नगर का रहने वाला एक बच्चा बार बार पुलिस को थैंक यू कह रहा है और इसके वजह से बच्चे के पापा और उसकी फेवरेट क्रेटा कार चोरी हो गई थी। उसके बाद ये बच्चा सदमे में था। अब जब दिल्ली पुलिस ने कार को बरामद किया तो बच्चा खुशी का ठिकाना ही नहीं है और वजह है कि बच्चा बार बार पुलिस को शुक्रिया अदा कर रहा है। दरअसल साउथ वेस्ट दिल्ली जिले में लग्जरी कार चोरी होने की वारदात बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसके बाद कई लग्जरी गाड़ियां साउथ वेस्ट जिले से चोरी हो रही थी। और 3 अक्टूबर को मोहम्मद इखलाक नाम के एक शख्स ने शिकायत दी थी कि उसने अपनी फॉर्च्यूनर कार सफदरजंग एनक्लेव में पार्किंग में खड़ी की थी और वो कार चोरी हो गई थी। ये सिर्फ एक ही मामला नहीं था, बल्कि कार चोरी के ऐसे मामले लगातार पुलिस को मिल रहे थे। अब मामले के गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों ने इस मामले की जांच साउथ वेस्ट जिले के स्पेशल स्टाफ को दी, क्योंकि गाड़ियां चोरी होने का पैटर्न एक जैसा ही था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज करतारपुर साहिब जाएंगे और सिद्धू के साथ पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सैनी, कैबिनेट मंत्री राजा वड़िंग और परगट सिंह, अरुणा चौधरी, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंह गिलजिया, कुलजीत सिंह जीरा समेत कई अन्य विधायक भी आज करतारपुर के दौरे पर जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र सरकार को 50 लोगों की सूची भेजी गई थी और इन नामों को 3 हिस्सों में बांटकर करतारपुर साहिब जाने की इजाजत दी गई थी। और इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ 2 कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल और विजेंद्र सिंगला के अलावा कुछ विधायक पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा माथा टेकने गए थे। और वहीं आपको बता दें कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा सिखों के लिए आस्था और सबसे पवित्र स्थल है और कुछ महीनों बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस के अलावा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता भी जल्द से जल्द करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर अपनी हाजिरी दर्ज करवाना चाहते हैं। और गौरतलब है कि गुरु पर्व से पहले पंजाब के नेताओं की जुबान पर करतारपुर कॉरिडोर का ही जिक्र था और सीएम चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह पीएम मोदी से इस कॉरिडोर को खुलवाने की मांग कर रहे थे। और वहीं बीजेपी के नेताओं ने करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह से दिल्ली पहुंचकर मुलाकात भी की थी। बीजेपी नेताओं ने मांग की थी कि जल्द से जल्द करतारपुर कॉरिडोर को खोला दिया जाए।
स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण आईपीएम स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के निष्कर्षों के अनुसार बिहार ने समग्र पुलिसिंग में सबसे कम स्कोर किया है और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है और उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में अधिकांश पुलिसिंग सूचकांकों पर दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और इसमें शीर्ष पर रहने वाले 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल और सिक्किम है और वहीं इंडेक्स में सबसे नीचे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब है और पुलिस के साथ संतोष का राष्ट्रीय औसत 69% पाया गया। और इंडियन पुलिस फाउंडेशन के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने कहा कि सर्वेक्षण पीएम की स्मार्ट पुलिसिंग पहल पर विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने का एक प्रयास है। हालांकि ये देखकर खुशी हो रही है कि देश में 69% लोग पुलिस व्यवस्था से संतुष्ट है और हमें उम्मीद है कि जहां कहीं भी खामियां होगी ये सर्वेक्षण राज्यों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। और पिछले 5 महीनों के दौरान इस सर्वेक्षण में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से देश भर के 1.61 लाख से अधिक लोग जुड़े और सर्वेक्षण में प्रश्नावली के 10 सेट थे जिसमें पुलिस की संवेदनशीलता, पहुंच, जवाबदेही और प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे मुद्दों से निपटने वाले योग्यता आधारित संकेतक के 6 सूचकांक शामिल थे और पुलिस की सत्यनिष्ठा से संबंधित मूल्य आधारित संकेतक के 3 सूचकांक और ट्रस्ट का 1 सूचकांक था। लगभग सभी श्रेणियों में बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन खराब रहा और निष्पक्ष पुलिसिंग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल और गुजरात है और नीचे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नागालैंड और झारखंड है और वहीं हेल्पफुल और फ्रेंडली पुलिसिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, सिक्किम और केरल है और सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़ और नागालैंड की। और पुलिस जवाबदेही में शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल और उड़ीसा है जबकि उत्तर प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ सबसे नीचे है। और सर्वे के मुताबिक बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के लोगों का पुलिस पर सबसे कम भरोसा है और वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल के लोगों ने पुलिस पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे और कपाट बंद होते ही आज 4 धाम यात्रा का विधिवत समापन भी हो जाएगा और बद्रीनाथ धाम के कपाट को विष लगन में शाम 6:45 पर बंद किया जाएगा और कपाट बंद होने से पहले मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया और इसके लिए करीब 20 क्विंटल फूल मंगवाए गए थे और जिसमें गेंदा, गुलाब और कमल के फूल है। और मंदिर के कपाट बंद होने से पहले आज रावल स्त्री वेश धारण करेंगे और माता लक्ष्मी को गर्भगृह में स्थापित करेंगे जिसके बाद शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट को बंद कर दिए जाएंगे और मंदिर को बद्रीनाथ पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश की ओर से इन फूलों से सजाया गया। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह ब्रह्ममुहूर्त में 4:30 पर मंदिर के कपाट खोल दिए गए और सुबह 5 बजे के करीब अभिषेक किया गया और वहीं सुबह 8 बजे बाल भोग करवाया गया और मुहूर्त के मुताबिक दोपहर 11:30 बजे भोग लगाया जाएगा जिसके बाद शाम 6:30 बजे उद्धव जी और कुबेर जी को गर्भगृह से मंदिर परिसर में लाया जाएगा और इनके आने के बाद मां लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा और शाम 6:45 पर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और पिछले दिन यानी 19 नवंबर को 2768 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और इस बार 4 धामों में 5 लाख रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।